नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज मैं एमएसटी 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ जून 2019 को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रश्न 7 तक हम चले गए हैं, प्रश्न 8 पर आते हैं। प्रश्न 8 है, काव्य मैथ्यू आर्नल्ड के योगदान का निरूपण कीजिए। तो प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। तो आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के प्रवर्तक मैथ्यू आर्नल्ड के साहित्यिक जीवन का आरंभ काव्य रचना से हुआ, तथापि स्वभाव और कर्म दोनों से वह पहले आलोचक थे, बाद में कवि। उनका मत था कि साहित्य और उसकी समस्याएं जीवन के समस्याओं से अविच्छिन्न है, अतः साहित्य का मूल्यांकन जीवन के संदर्भ से होना चाहिए और जीवन से साहित्यिक सौंदर्य की मीमांसा निराधार होती है। यही कारण है कि उन्होंने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है। आर्नल्ड लोक कल्याण को अत्यधिक महत्व देते थे। दृष्टि में काव्य का प्रयोजन आनंद के साथ मानव जीवन के पूर्णता का ज्ञान कराना, मानव का आत्मविकास और नैतिक उन्नयन करना है। उसकी इस विचार दृष्टि का कारण उनके युग की परिस्थितियाँ थी। एक और विज्ञान की प्रगति से उत्पन्न वैभव और दूसरी ओर गरीबी, हिंसा एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव। उनका मत था कि कवि की महानता इस बात में नहीं है कि उसने कला की दृष्टि से कितना महान साहित्य रचा, अपितु इस बात उसके साहित्य ने युग की साहित्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं को किस उनकी गंभीर मान्यताओं का प्रभाव उनकी मृत्यु के कई अंग्रेजी साहित्यकारों के मन और 19वीं शताब्दी के अंत में प्रमाण माना जाता था कि उनके द्वारा प्रस्तुत आलोचना सिद्धांतों को अकाट्य तथा आदर्श माना जाता था। उनके इसी करते हुए कहा गया है, फॉर द हाफ सेंचुरी आर्नोल्ड्स पोजीशन इन दिस कंट्री वाज कंपेरेबल विथ दैट venerable Mark. He impressed upon criticism. Venerable Greek impressed of wide influence. He exercised the mark. He impressed upon the criticism and he blind faith with which he was trusted by his votaries. आर्नल्ड का मत है, उत्तम साहित्य की रचना के लिए आवश्यक है कि कवि महान विषयों का चुनाव करे, उसके उपयुक्त शैली में प्रस्तुत करे ताकि वो आनंद प्रदान कर सके। उसका यह आनंद संपूर्ण रचना के विविध अंगों की अंगीय अन्विति से उत्पन्न होना चाहिए। आर्नल्ड की दृष्टि में सारा महत्व कार्य का उसके चयन और निर्माण का है। सब कुछ विषय पर निर्भर है। उपयुक्त का चयन कर लो, उसकी स्थितियों के मूल में निहित भावना से तादात्म्य स्थापित कर लो। यदि यह हो गया तो फिर सब अपने आप हो जाएगा। पर प्रश्न यह है कि सबसे उत्कृष्ट कार्य व्यापार कौन से होते हैं? इसका उत्तर देते हुए आर्नल्ड कहते हैं, निश्चय ही वे जो मानव के सहज संस्कारों को, स्थायी भावों, संवेदनाओं को सबसे अधिक आंदोलित करे, उन मूलवती भावनाओं को आंदोलन करे जिनका मानस में स्थायी वास होता है और जो काल निरपेक्ष होती है। मानव को कैसे सुखी बनाया जाए, इससे महत्तर और गंभीर और कोई भी समस्या नहीं है। वो साधु काव्य में वस्तु सत्य, उच्च गंभीरता को अनिवार्य तत्व मानते हैं। आर्नल्ड काव्य के लिए स्थायी और शाश्वत महत्व के विषयों को अधिक उपयोगी मानते हैं। वो समसामयिक जीवन और उसकी समस्याओं को महान काव्य के लिए अनुपयोगी मानकर उसके बहिष्कार के पक्ष में है। यद्यपि उसने यह भी कहा है कि मॉडर्ननेस और एंटीक्विटी ऑफ एन एक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद इट्स फिटनेस फॉर द पोइटिकल रिप्रेजेंटेशन। अर्थात कार्य की आधुनिकता या
प्राचीनता से काव्य विषय की उपयुक्तता का कोई संबंध नहीं है, तथापि उसका झुकाव पुरातन विषयों के प्रति ही है। उसने स्पष्ट कहा है कि भले ही हम प्रगति के युग में रहते हैं, हमारा युग औद्योगिक विकास का युग है, पर वह ऐसा युग है जिसमें नैतिक गरिमा का ह्रास हुआ है और जिसमें महान कला के आवश्यक तत्वों का अभाव है। उत्तम काव्य के लिए वह महान कार्य के साथ साथ की भी आवश्यकता मानते हैं। लॉस्ट वर्ड्स में उत्कृष्ट शैली की परिभाषा देते हुए वह कहता है में तब आती है जब काव्यात्मक अनुभूति वाला उच्चादर्श व्यक्ति किसी गंभीर विषय का सरलता और स्वच्छता के साथ निरूपण करता है। यहाँ पर उत्कृष्टता के 4 मापदंड निर्दिष्ट किए गए हैं: काव्यात्मकता, उच्चादर्श, सरलता और स्वच्छता। सरल उत्कृष्ट शैली का उदाहरण होमर है, तो सिद्ध उत्कृष्ट शैली का उदाहरण मिल्ट है। आर्लैंड ने एक बात पर और भी बल दिया है, वो काव्यांशों में शैली की उत्कृष्टता नहीं चाहते, संपूर्ण काव्य विधान में उत्कृष्ट शैली का प्रयोग चाहते हैं। उसकी किट्स इत्यादि कवियों से ही शिकायत है कि अपने काव्य के अंशों को तो बिंब विधान के वैभव तथा अन्य उपकरणों से समृद्ध बनाते हैं, पर संपूर्ण कविता को समृद्ध बनाने का प्रयास नहीं करते। आर्नल्ड ने उत्तम कविता के लिए काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य का समन्वय महान कार्य के साथ साथ उत्कृष्ट शैली का आवश्यक माना, वस्तु और रूप के समन्वय पर बल दिया। आर्नल्ड ने उत्तम काव्य संबंधी मत के विषय में हमें कुछ शंकाएं होती हैं। प्रथम तो हम उसकी बात मानने में संकोच करते हैं कि काव्य का उपयुक्त विषय प्राचीन ही हो सकता है, समसामयिक जीवन और उसकी समस्या नहीं। युग विशेष के जीवन और उसकी समस्याओं का उस युग में प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे उसे पकड़कर निश्चय ही लाभान्वित होंगे, अपनी समस्याओं का सामना करने की शक्ति उपार्जित करेंगे, अपने युग को समझ सकेंगे, अपने निकट संपर्क में रहेंगे। यदि समसामयिक जीवन को काव्य से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, जैसे कि आर्नल्ड का मत है, तो हम अपने युग से कट जाएंगे, उसे समझ नहीं पाएंगे, उसके संबंध में निर्णय न करने और निष्कर्ष न निकालने के कारण आत्मपात कर बैठेंगे। दूसरे आर्नल्ड ने कहा है कि शैली में सरलता और स्वच्छता आवश्यक है, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि किन कारणों से कलाकृति में जटिलता शैली का बहिष्कार किया जाए। उनके इस विषय में मौन रहने का कारण तथा वास्तविक जगत में जटिल शैली को उत्तमोत्तम ग्रंथों को देखने के बाद हम उनकी यह धारणा से भी पूर्णतः सहमत नहीं है। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट प्रसाद जी के कामयानी को कौन उत्तम काव्य नहीं मानेगा। कला और नीति। आर्नल्ड का आग्रह है कि जिस कविता में नीति के विरुद्ध विद्रोह है, उसमें जीवन की विरुद्ध विद्रोह है, और जो कविता नीति से उदासीन है वह जीवन से भी उदासी है। उसकी कविता की परिभाषा है, पोइट्री इज एट द बॉटम द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। स्पष्ट है कि वह कविता में नीति तत्व को पर्याप्त महत्व देते हैं। The best poetry will be found to have a power of forming and delighting us as nothing else can. वह लिखता है कि मनुष्य जाति को अधिकाधिक पता लगेगा कि जीवन का पुराणाख्यान करने के लिए, मानव जाति को आश्वस्त करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हमें कविता का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना कविता के हमारे विज्ञान अपूर्ण प्रतीत होंगे। आज हम जिसे धर्म और दर्शन कहते हैं, उसका स्थान निकट भविष्य में फ्यूचर ऑफ द पोइट्री इज
immense because in the poetry, when it is worthy of its high destinies or rest as time goes on, will find an ever sour and the sure and sure stay. आगे चलकर उसने पुनः लिखा है कि एक समय था कि जब धर्म ने मानव कल्याण के लिए उपयोगी कार्य किया था, पर वह अब केवल धार्मिक संस्थाओं में सिमट कर रह गया है। अब यह कार्य अर्थात मनुष्य के आंतरिक जीवन को अधिक मधुर, स्वच्छ तथा अलौकिक बनाना संस्कृत करेगी। और चूँकि संस्कृत तथा कविता को वह एक मानता है, अतः यह कार्य कविता द्वारा किया जाएगा। नीति को काव्य का मूलाधार मानने के कारण ही आर्लैंड ने आलोचक रूप में किट्स, कॉलरिज आदि कवियों को निंदा की है। शैली को ब्यूटीफुल एंड इन फैक्चुअल एंजल बीटिंग इन द void his luminous wings in vain कहा है। अतः वह एक सुंदर परंतु प्रभावहीन देवदूत है जो व्यर्थ ही शून्य से अपने चमकीले पंख फड़फड़ाता है। वायरन के विषय में उसका मत है कि उसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रतिभा, ईमानदारी, शक्ति सब कुछ है, पर उसके काव्य में गंभीर नियमितता नहीं है, वह त्याज्य है। किट्स ने इंद्रियता प्रचुर एवं रमणीय है, पर केवल इतने से ही तो काव्य महान नहीं होता। वी बिलीव दैट ए merely sensuous man cannot be a very great poet। कॉलिंस के प्रति उनकी धारणा है कि पोइट एंड फिलोसोफर्स रेक्ट इन ए मिस्ट ऑफ ओपियम, अर्थात वह एक ऐसा कवि और दार्शनिक है जो अफीम के कुहरे से खो गए हैं। संसार यह है कि वह कविता को आवश्यक मानता था, पर उसके नैतिक शब्द को व्यापक अर्थ में ग्रहण करना होगा। उसके लिए कैसे रहना चाहिए, इस प्रश्न के भीतर जो कुछ वह नैतिक है, कैसे रहना चाहिए का उपदेश में नहीं। उसका यह अर्थ नहीं कि कवि नैतिक और उपदेशात्मक कृतियों का निर्माण करे, अपितु यह है कि कवि जीवन के लिए विचारों का उदात्त और व्यापक प्रस्तुतिकरण करे। वह उस मानव जीवन के नैतिक मानता है जो बदलता रहता है, अर्थात नैतिकता सीमितता या रूढ़ी नहीं हो सकता। संसार यह है कि आर्लैंड का नीति से तात्पर्य धर्म उपदेश से नहीं, जीवन के लिए उदात्त व्यापक विचारों का प्रस्तुत करने से है। इसलिए उन्होंने काव्य द्वारा प्रदान की गई इंद्रियों दृष्टि या कलात्मक साज सज्जा की तुलना मार्ग स्थिति सारे से और काव्य के लक्ष्य की तुलना घर से की है। हमारी मंजिल है हमारा घर, अरे वहाँ आंतरिक स्वतंत्रता, विश्रांति, आनंद और संतुष्टि उपलब्ध करनी है। सराय हमें थोड़ी देर तक रमा सकती है, पर अंततः हमें घर पहुंचना ही अभिष्ट है। इसी प्रकार काव्य की कलात्मक तत्व हमारे साध्य नहीं, साधना है। आर्लैंड के काव्य संबंधी विचार का सार है कि काव्य का लक्ष्य मात्र मनोरंजन या आनंद नहीं है, संस्कृति उन्नयन है, पाठकों की रुचि का परिष्कार है। कविता आनंद प्रदान भी करे, परंतु उसका मुख्य कार्य है नैतिक उन्नयन करना। काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए। रचना प्रकार में संरचनात्मक अवनति, अनुपात तथा सामंजस्य पर ध्यान देना चाहिए। वर्ण में वैभवशाली का प्रयोग आवश्यक होता है। वस्तु और रूप, विषय और अभिव्यंजन का सामंजस्य होना चाहिए। शैली की उत्कृष्टता कवि के कुछ अंशों तक ही सीमित न होकर संपूर्ण काव्य विधान में होनी चाहिए। शैली सरल स्वच्छ होने के साथ साथ भव्य भी होनी चाहिए। कविता का भविष्य उज्जवल है, वह मानव जाति की सुरक्षा चट्टान है। हमारे जीवन में धर्म एवं दर्शन का स्थानापन्न कविता होगी। More and more mankind will discover that we have to turn to poetry to interpret life of us, to console us, to sustain us. Without poetry, our science will appear incomplete, and most of what now passes with us for the religion, philosophy will be replaced by poetry. So आर्लैंड का काव्य चिंतन
हंसोन्मुखी प्रवृत्तियों से प्रभावित था, अतः लगता है कि उनकी दृष्टि काव्यशास्त्र नहीं थी। वह कविता के शिक्षक और उपदेशक लगते हैं, कविता के आलोचक नहीं। फिर भी उनके कुछ विचार वैसे विषय वस्तु और अभिव्यंजना एक रूप होने चाहिए तथा कविता की कसौटी उसके कुछ अंश नहीं संपूर्ण काव्य विधान होना चाहिए, आज भी मान्य है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आर्नल्ड के योगदान का निरूपण हमने किया, उनका क्या विचार था और कविता के विषय में उन्होंने क्या कहा, बहुत सारे कवियों के बारे में भी उन्होंने कहा। तो इस तरह से यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।